अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे कराची से अंसर अब्बास ने भेजी है और वो कहते हैं ये कहानी है हमारे ताया जवाद की। हमारे वाले साहब का कोई भी भाई नहीं था, जवाद को उन्होंने अपना बड़ा भाई मान लिया था, इसलिए हम उनको ताया जवाद कहते थे। जवाद साहब की यह कहानी अपने दौर के रिसाले में भी छप चुकी है। जवाद एक राइटर थे, वो कहानियां लिखते थे, मुख्तलिफ मौजूआत पे कहानियां। कराची जैसे बड़े शहर में एक ऐसे इदारे के साथ वाबस्ता थे जो उनको कहानियां लिखने के पैसे देता। वो बाकायदा उस इदारे में मुलाजमत करते। इदारे के अफसरान उनसे अक्सर नाराज रहते। उनका कहना यह था कि तुम्हारी कहानियां बहुत अच्छी होती हैं जवाद, जो भी तुम लिखते हो छपता है, उसका बहुत जबरदस्त फीडबैक रिस्पॉन्स आता है, लेकिन तुम कभी हॉरर क्यों नहीं लिखते, जिन्नात के ऊपर कहानी क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उस वक्त भी जिन्नात की खौफनाक कहानियों को पसंद किया जाता। जवाद अपने अफसरान से कहता, सर, जो इंसान अपने जहन में खाका लेके आता है उसी को तहरीर की सूरत में लिखता है। मेरी जिंदगी में जिन भूत चुड़ैल से कभी पाला ही नहीं पड़ा। मैं तो बहुत ख्वाहिश रखता हूं, दिली ख्वाहिश है कि कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल मेरी जिंदगी में आए, मेरे सामने बैठे, उसका इंटरव्यू करूं, उससे बातें करूं, उससे कुछ सीखूं, बहुत कुछ मेरे इल्म में इजाफा हो, फिर उसको तहरीर की सूरत में लिखूं तो मजा ही आ जाएगा। तो वो कहते अफसरान कि और भी तो लोग लिखते हैं, क्या उनकी जिंदगी में जिन्नात का पाला पड़ चुका है? जो वो कहानियां लिख रहे हैं, तुम्हें जो कहा जाता है वैसा किया करो। ये देखा करो वक्त क्या है, वक्त की डिमांड क्या है, लोग इस वक्त पढ़ना क्या चाहते हैं, लोगों का इस वक्त शौक क्या है, मिजाज क्या है। और वो उनकी बातों को टाल देता, कहता जी मैं कोशिश करूंगा, और फिर से वही लिखता जो उसका दिल चाहता। जवाद का मानना यह था कि जो तहरीर होती है ये एक आमद का नाम होता है। इंसान के अंदर जब दिमाग के अंदर एक आमद आती है तो एक खाका सा बन जाता है, और जब खाका आता है तो वो जल्दी से उसको तहरीर करने बैठ जाता है, और जब लिखता है तो एक बेहतरीन कहानी सामने आती है। जवाद उस वक्त शादीशुदा था और उस इदारे से मुंसलिक था कि उसका तबादला एक छोटे से गांव में कर दिया गया। यह अमूमन एक आम सी बात होती है, स्टाफ के लोगों को दूसरी जगहों पे भेजा जाता है ताकि वहां के लोग भी सीख सकें और इन सीनियर लोगों की गाइडलाइन मिल सके। जवाद जानता था बज़ाहिर तो इसलिए मुझे भेजा जा रहा है कि उस गांव के लोगों को जाके भी मैं कुछ चीज़ें सिखा सकूं, लेकिन वो जानता था जितना छोटा सा वो गांव है मुझे सज़ा के तौर पे भेजा जा रहा है, क्योंकि अफसरान मुझसे नाला हैं, नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे वहां भेज दिया है। वो चाहता तो कोशिश करके उससे भी ऊपर वाले जो बड़े अफसरान थे उनसे कह के रुकवा सकता था अपने इस तबादले को, लेकिन वो इसलिए उसने नहीं रुकवाया। उसको पता था इनके साथ मेरी बननी नहीं, और फिर ऐसे बदमज़गी पैदा होगी। जब तक ये यहाँ पे हैं मैं छोटे गांव चला जाता हूँ, इनका भी तो तबादला होना है, क्योंकि हर 2 साल 3 साल बाद सबका तबादला होता था। जैसे ये अफसरान जाएंगे मैं वापस आ जाऊँगा। बीवी ने काफ़ी कहा आप रुकवा सकते हैं तबादला, लेकिन वो बोला नहीं बेगम, मुझे पता है बीवी और बच्चे, कराची जैसे बड़े शहर में कोई परेशानी नहीं, चंद महीनों की बात है, मैं जब उस छोटे से गांव में रहूंगा तो जल्दी मेरा तबादला वापस हो जाएगा। उसने अपना बोरी बिस्तिया, थोड़ा सा एक सामान था, उठाया और उस छोटे से गांव पहुंच गया। अब उस गांव के अंदर जितना भी स्टाफ काम कर रहा था उसमें जवाद सबसे सीनियर बंदा था। वहां पे भी 1-2 सीनियर थे, लेकिन जवाद सीनियर कहलाया। पहुंचते ही उसको एक असिस्टेंट के तौर पे भी बंदा दे दिया गया जिसका नाम रहीम था। अब रहीम सीखता, असिस्ट करता, और जो भी जवाद के काम होते वो भाग के कराता। अब जब पहले दिन जवाद वहां पे पहुंचा तो सबसे पहला मसला था कि वहां पे रिहाइश यानी किसी भी मकान को किराए पर लेना ताकि वो वहां पे रह सके। उसने रहीम से कहा, रहीम मैं आ गया हूं और अब काफ़ी अरसा यहीं पे रहूंगा, तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे मेरे लिए किराए का मकान ढूंढो। तो वो बोला ठीक है सही, मैं आपके लिए ढूंढता हूं।
तो आप जब तक मकान नहीं मिलेगा कहाँ रहेंगे? उसने कहा क्या इस ऑफिस के अंदर भी कोई रिहाइश का एहतमाम है? उसने कहा जी, चौकीदार भी यहां सोता है, एक कमरा बना हुआ है जहां पे कोई भी जब शदीद थका होता है तो सो जाता है, आप सो सकते हैं। यूं जवाद ने दफ्तर के अंदर वो पहली रात गुजारी और उसका मुलाजिम रहीम उसके लिए किराए का मकान ढूंढना शुरू हो गया। 4-5 दिन गुजर चुके थे उसको उसी ऑफिस के अंदर सोते हुए, तो वो रहीम से बोला कि यार तेरे जिम्मे मकान लगाया है, क्या हो गया तुझे? मकान नहीं मिल रहा, कोई इतना बड़ा वो मसला है, कोई पहाड़ है, क्या हो गया है? मैं ऑफिस के अंदर सो रहा हूं, मुझे अपना घर चाहिए, रखने के लिए माहौल चाहिए। वो बोला सर ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे गिनती के मकान हैं और जितने भी किराए के मकान थे वो सारे के सारे किराए पे चढ़े हुए हैं। तो जवाद बोला कि यार एक भी मकान नहीं है जो तुम मेरे लिए ढूंढ सको? तो वो बोला सर एक है तो सही, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। तो जवाद बोला क्या मतलब मेरे लिए नहीं है? तो वो बोला सर वो एक पुराना बना हुआ मकान है, लेकिन वो हॉन्टेड है। वहां पे जो भी किराएदार रहते हैं 1 या 2 दिन के बाद उस मकान को छोड़ देते हैं। वहां पे सुना है जिन्नात का साया है। जवाद चौंका और बोला क्या जिन्नात का साया? तुम कहना क्या चाह रहे हो कि एक ऐसा घर है जहां पे जिन भूत रहते हैं? वो बोला जी सर, और वो किराएदार को निकाल देते हैं, यही कह रहे हो? वो बोला जी सर। जवाद बोला यार ये जो जिन भूत होते हैं क्या ये वाकई होते हैं? सुनता आ रहा हूं बचपन से जिन भूत, और मेरा कभी किसी जिन भूत से पाला नहीं पड़ा। और तुम जिस मकान का बता रहे हो कि वहां पे जिन भूत हैं, तो मैं भी चाहता हूं यार मेरी जिन भूत से मुलाकात हो। वैसे क्या वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो बोला सर उससे पहले जितने भी किराएदार उस घर के अंदर रहे थे वो डर के भाग गए। और सर जिन्नात कैसे हो सकता है इंसानों को नुकसान ना पहुंचाएं? तो वो जिन्नात वाला घर होने की वजह से मैंने आपको नहीं बताया। जवाद ने कहा ठीक है भाई, तू बात कर मालिक के मकान से, मुझे उसी घर में रहना है। जब तक कोई और मकान नहीं मिलता मैं उसी घर में रहूंगा। मकान मिल जाएगा तो फिर मैं वहां से शिफ्ट हो जाऊंगा। उनका असिस्टेंट रहीम बोला कि सर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप उस मकान में ना जाएं। और उसने ऑफिस के बाकी लोगों को भी बताया कि सर जवाद वहां पे जाना चाह रहे हैं उस वाले मकान में। तो वो लोग भी डर गए और जवाद साहब को यही समझाते रहे कि सर वो मकान ठीक नहीं है, आप वहां ना जाएं। अब जवाद के दिल में एक और इंटरेस्ट पैदा हुआ, अच्छा इतना सारे कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा मकान है? भाई तब तो जरूर लेना चाहिए और देखना चाहिए वहां पे है क्या। यूं उनके लिए मकान किराए पे ले लिया गया। अपना थोड़ा बहुत जितना भी सामान था, खाने पीने के बर्तन और सामान लेके जवाद साहब उस मकान के अंदर शिफ्ट हो गए। ये मकान क्या था, एक गली सी बनी हुई थी जिसके दोनों तरफ मकान बने हुए थे। और गली के अंदर चलते चलते जब गली के एंड में पहुंचते थे तो गली वहां पे बंद होती थी। और गली के आखिर में ये आखिरी ही मकान था जो गली के लेफ्ट साइड पे बना हुआ था। उसके दरवाजे को खोलते तो 2 कदम नीचे उतरना पड़ता, यानी कि वो थोड़ा सा अब वक्त के साथ साथ बाकी मकान ऊंचे होते जा रहे थे। वो पुराना बना हुआ था और अभी तक नीचे की तरफ था। उसमें ज़रूरत थी बहुत सारे काम करने की। और जैसे ही जवाद उसके अंदर दाखिल हुआ, 2 सीढ़ियों पे नीचे कदम रखा तो देखा एक बड़ा सा सहन है। उस सहन के एक कोने पे एक बरगद का दरख्त लगा हुआ है और उस सहन के आगे एक बरामदा सा बना हुआ है। उस बरामदे के आगे 2 कमरे बने हुए हैं। जवाद जैसे ही चलता हुआ उस बरामदे तक पहुंचा तो उसको नजर आया काफी अरसे से मकान बंद होने की वजह से अक्सर जगहों पे जाले लगे हुए हैं, मट्टी की तह जमी हुई है और सामने जो 2 कमरे मौजूद थे उनके दरवाजे भी बंद थे। जब जवाद ने वो दरवाजा खोला, क्योंकि जिस मालिक के मकान से किराए पे लिया गया था उसने चाबी पकड़ा दी थी और कहा था खुद ही देख लें। तो जवाद उसका ताला खोल के अंदर घुसा था और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वो घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन उस कमरे में भी हर जगह पे मट्टी की तह जमी हुई थी और जाले लगे हुए थे।
दोनों कमरों के दरवाजों को उसने खोल के देखा। काफी बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन काफी अरसे से बंद रहने की वजह से अब लगता था कि कहीं ना कहीं से इसको मुरम्मत की जरूरत है इस मकान को, क्योंकि उसका सहन भी काफी नीचा हो गया था, कमरे बहुत नीचे थे और गली का लेवल ऊपर हो गया था। लेकिन घर इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन जब उस दरवाजों को खोल रहा था तो उस दरवाजों की तारीकी जो अंदर मौजूद थी, जो अंधेरा अंदर मौजूद था, उसको देख के जवाद जरूर उसके दिमाग में ख्याल आया, यही है जिन जो अंधेरा है। ये अंधेरा ही इंसानों को डरा देता है और इस अंधेरे से ही इंसान खौफजदा हो जाते हैं। देखते हैं भूत से कैसी मुलाकात होती है। जवाद पहली रात उस घर के अंदर सोने के लिए अपनी चारपाई को उठा के उसने सहन में डाल दिया। गर्मियों के दिन थे, सहन में हवा अच्छी लगती है और बाहर चांद की शायद 14वीं तारीख थी। चांद अपने चोबर पे था, नीली रोशनी चांद की चारों तरफ फैली हुई थी और वो जब उस चारपाई पे लेटा तो काफी थका हुआ था। लेटते ही उसको नींद आ गई। वो कौन सा टाइम था जब उसकी आंख खुली कि उसकी पूरी चारपाई हिल गई थी। वो घर जिसके कमरों के अंदर उसने अपने खाने पीने का सामान वगैरह रख दिया था, छोटा मोटा जो उसका सामान था, लेकिन सहन में सोते हुए जब उसकी चारपाई को हिलाया गया तो वो झटका लेके उठ बैठा। क्या हुआ है? मेरा वहम है या किसी चीज ने वाकई चारपाई को हिलाया है? वो ऐसे बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसकी निगाह एक पायल की आवाज पे गई। उसके कानों ने एक पायल की आवाज को सुना और जैसे ही उसके कानों ने एक आवाज को सुना तो वो इधर उधर देखना शुरू हो गया, चारपाई पे लेटे हुए कि मेरी आंख तो खुली है चारपाई के हिलने की वजह से, जिसको मैं अभी तक सोच रहा था कि ख्वाब में झटका लगा है या हकीकत में किसी ने चारपाई को हिलाया है। कि उसी लम्हे पाजेब की पायल की जब उसको आवाज सुनाई दी तो वो चौंक गया। अब वो जाग चुका था, खुली आंखों से वो आवाज को सुन पा रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था। ख्वाब में नहीं था, हकीकत में आवाज थी। वो अपनी चारपाई से उठकर बैठ गया। उसने कमरे की तरफ देखा, दोनों दरवाजे खुले हुए थे क्योंकि शिफ्ट होने से पहले उसने कमरे वगैरह साफ किए थे, लड़कों को बुला के सारी सफाई करवाई थी, जाले हटवाए थे, जो मिट्टी की धूल जमी हुई थी वो साफ करवाई थी, उस घर को रहने के काबिल बनाया था। लेकिन ये पाजेब की आवाज कहां से आ रही है? कि उसी लम्हे दोबारा से जब पाजेब की आवाज आई तो उसका सर खुद ब खुद ऊपर की तरफ घूम गया। जिस दरख्त के नीचे वो चारपाई डालकर लेटा था उसी दरख्त से पायल की आवाज आई थी। उसने ऊपर करके देखा तो चांद की रोशनी में वो दरख्त बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। तभी उसकी निगाह सामने एक टहनी पे बैठे हुए बंदर पर पड़ी। एक ऐसा बंदर था जिसने अपने पांव में पायल पहन रखी थी और जब वो अपने पांव को बैठा हिला रहा था तो उसमें से छन छन की आवाज आ रही थी और उसके गले में एक पट्टा सा पड़ा हुआ था। ऐसा पट्टा जैसे कोई मदारी जो बंदर का तमाशा दिखाता है अपने बंदर के गले में एक पट्टा बांध के रखता है जिसके साथ एक रस्सा बंधा होता है, वैसा उसके गले में एक पट्टा भी पड़ा हुआ था। और वो बंदर उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था और उसके हाथ में कोई खाने की चीज थी, वो उसको खा रहा था। खाते हुए वो अपने टांग को हिलाता तो उसकी पायल के अंदर से छन छन की आवाज आती। वो परेशान हुआ, इस दरख्त पे एक रात के इस पहर बंदर, जो लगता तो ऐसे है सुधारा हुआ जैसे किसी पालतू ने इसको पाल रखा हो और ये भाग आया हो। लगता है इसी ने मेरी चारपाई को हिलाया है और इस वक्त ऊपर बैठा हुआ है। वहीं पे उसने अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली, एक सिगरेट सुलझाई और सिगरेट पीना शुरू कर दी। वो बंदर की तरफ देखता रहा, बंदर कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, जो चीज उसके हाथ में थी वो खाता रहा। उसके बाद उसने मुख्तलिफ टहनियों पे छलांग लगाई और भाग गया। इतनी देर में वो अपनी सिगरेट खत्म कर चुका और वो दोबारा चारपाई पे लेटा और सो गया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो यही कहानी उसने अपने ऑफिस के लोगों को सुनाई, क्योंकि वो उससे पूछना चाहते थे, जवाद साहब आप उस भूतिया मकान में रहे हैं, आपने पहली रात गुजारी है, बताइए ना क्या हुआ। तो बड़े मजे से बैठ के सबको सुनाना शुरू हो गया कि भाई मैं सोया तो बड़े मजेदार तरीके से था, लेकिन उसके बाद जब एक चारपाई पे किसी ने जोर से धक्का मारा तो मैं जाग गया
और उसके बाद मुझे पाजेब की आवाज़ सुनाई दी तो मैं हिल गया। सारों के चेहरों पे खौफ सा सवार हो गया कि आप पाजेब की छन छन की आवाज़ जब इनको आ गई है तो आगे भूत का सामना हुआ होगा। तो वो सबके चेहरों की तरफ देख के बोला, तुम लोग यही समझ रहे हो ना, आगे भूत आया होगा जिसने पाजेब पहन रखी थी। तो नहीं, ऊपर एक बंदर बैठा था। हैरान हुए, बंदर? कह रहा हाँ, जिस दरख्त के नीचे मैंने चारपाई डाली थी उसके ऊपर एक बंदर बैठा था। उसके पाँव में एक पाजेब थी और वो छन छन कर रही थी। वो कुछ बैठा खा रहा था। उसके गले में एक पट्टा भी था। वो किसी का सुधारा हुआ पालतू बंदर था जो मेरे घर में भाग आया था। तुम में से कोई होता तो उसको भूत समझ के डर के भाग जाता। मैं डरा नहीं, बैठा रहा, और जब देख लिया बंदर है तो बंदर भी थोड़ी देर तक चला गया। लेकिन वो सारे एक दूसरे की तरफ देखकर बोलने लगे, लेकिन इस गांव के अंदर किसी ने बंदर तो नहीं पाला हुआ। रहीम भी बोला कि सर, मैं भी जितना लोगों को जानता हूं यहां पे बंदर किसी के पास नहीं है। और वो लोग भी बोले, हाँ, हम भी जितने लोगों को जानते हैं किसी के पास बंदर तो नहीं है। तो वो बोला, भाई तुम लोगों को क्या पता किसी ने पाला हो, किसी का बंदर हो, वो आया था और भाग गया और तुम लोगों ने उसको भूतिया मकान बना दिया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने काम में मसरूफ हो गया और फिर शाम को अपने उसी भूतिया मकान के अंदर, गली के अंदर चलता हुआ, बिल्कुल गली के एंड पे जब उल्टे हाथ पे इसका मकान आता तो उससे पहले जितने भी मकान थे वो खत्म हो जाते। वो अपने घर के दरवाजे को उसने खोला। 2 कदम सीढ़ियां बनी थी नीचे उतरने के लिए। वो उन सीढ़ियों पे नीचे उतरा, अंदर दाखिल हो गया। आज जब वो अपने दफ्तर से आ रहा था तो एक कहानी का खाका उसके दिमाग में आ चुका था, क्योंकि राइटर आमद होती है तो कहानी लिखते हैं। और वो खुश था कि एक कहानी, जबरदस्त किस्म का खाका मेरे दिमाग में आ गया है, आज रात को बैठ के एक कहानी लिखूंगा। खाना वगैरह खाया उसने, घर में अंदर उसने बर्तन वगैरह रख लिए थे, वो बाहर से खाना लेके आया था। बैठ के उसने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा के वो बाहर सहन में पड़ी हुई चारपाई पे बैठ गया और कहानी लिखना शुरू हो गया। कहानी लिखते लिखते कितनी देर हुई थी, वो कहानी में ऐसा मगन था कि उसने 2 सफ़ात लिख लिए थे कि उसको महसूस हुआ उसके पाँव के नीचे जो तलवे हैं उसको कोई हल्का हल्का टच कर रहा है। वो कहानी लिखने में इतना महव था कि वो जैसे उसको एहसास हुआ कोई उसके पाँव को छेड़ रहा है तो उसने महसूस किया कि अब वहम है या कोई छेड़ रहा है। तो वाकई उसके पाँव को कोई छेड़ रहा था। उसने झुक के नीचे देखा तो उसी लम्हे एक काली स्याह बिल्ली थी जो उसके पाँव को टच कर रही थी। उसने जैसे ही बिल्ली की तरफ देखा तो वो प्यार से, जैसे कोई बिल्ली को पुचकारता है वैसे प्यार से पुचकारा तो बिल्ली उसके पाँव से जो खेल रही थी फौरन उसकी टांग से आके इस तरह लिपटना शुरू हो गई। बिल्लियों की जिस तरह आदत है, वो लाड करती हैं कि वो आपकी टांग के साथ रगड़ रगड़ के जिस्म को ऐसे घूमना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी टांगों से भी वो अपने वजूद को रगड़ना शुरू हो गई, मोहब्बत का इजहार करना शुरू हो गई। उसने कहा, लगता है ये भूखी है। उसने कहा, आओ मानो, मैं तुम्हें दूध देता हूं। कागज कलम उसने वहीं चारपाई पर रखा, चलता हुआ किचन की तरफ गया। उसने वहां से एक बर्तन उठाया, दूध उठाया और उस बर्तन में दूध उठा के जैसे ही मुड़ के देखा बिल्ली जा चुकी थी। वो बोला, शायद मैं बिल्ली को साथ लेके यहां तक आता तो वो दूध पी लेती, मेरे ख्याल में वो जा चुकी है। लेकिन फिर भी उसने बर्तन एक जगह पे, वही दूध वाला बर्तन रख दिया और वापस आकर लिखना शुरू कर दिया। वो कहानी लिखता रहा। कहानी लिखते लिखते कितनी देर हो गई कि तब उसको नींद आने लगी और वो जैसे ही सोने लगा तो उसने देखा दूध की तरफ, तो दूध पिया जा चुका था, वो बर्तन खाली था। उसने कहा, इसका मतलब है वो बर्तन से दूध पी गई है। वो लेटा और सो गया। लेकिन उसके बाद अब रूटीन बन गई थी, रोज रात को बिल्ली उसके पास आ जाती और वो उसको दूध डालता और वो दूध पीती और चली जाती। वो इसी तरह जब बैठा होता तो वो बिल्ली आ जाती, उसको टाइम जैसे याद हो गया था, उसके सोने से पहले ही वो आ जाती, उससे पाँव से लिपट सी जाती और वो उसको दूध डालता, वो दूध पीती, कुछ देर उसके साथ खेलती और चली जाती। तकरीबन उसको उस घर के अंदर रहते हुए 10 दिन हो गए थे और 10 दिन में सिवाय उस बिल्ली के जिसको वो दूध डालता था कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। ये 11वां दिन था। वो अपने दफ्तर से वापस लौटा और आके उसी तरह खाना वगैरह खाया और जब सोने के लिए लेटा तो सहन के उस चारपाई पे लेटते ही उसे नींद आ गई।
वो गहरी नींद में था कि उसकी आंख खुली। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो सोच रहा कि ये किस चीज की आवाज है, तो तभी उसको अंदाजा हुआ किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। वो एकदम से चौंक गया कि यहां पे औरत के रोने की आवाज कहां से आ रही है। वो लेटा रहा, लेकिन आवाज बदस्तूर अभी तक आ रही थी कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और तब उसने अंदाजा लगाया किस सिमत से आवाज आ रही है। तो औरत के रोने की आवाज अंदर कमरे से आ रही थी। वो एकदम से चारपाई पे उठ के बैठ गया और हैरान हुआ कि घर के अंदर तो कोई भी नहीं आया। मैं जब आया था बाहर का दरवाजा बंद कर लिया था। ये वहम नहीं है, औरत के रोने की आवाज क्लियर आ रही है। वो चलता 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 अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो आवाज अब मजीद जो बहुत दूर से महसूस हो रही थी, अब जब दरवाजे के करीब खड़ा था तो यूं लग रहा था कि आवाज क्लियर अंदर से आ रही है और किसी औरत के रोने की आवाज।